एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें आज मैं यूजीसी नेट 2022 का पेपर जो है कवर अप करूँगी। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी के पास भी जनवरी 2025 का रिसेंट का पेपर होगा, क्योंकि मेरे से समहाउ वो डिलीट हो गया है तो मैं कहीं भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर किसी के पास भी 2025 जनवरी का पेपर है अवेलेबल यूजीसी नेट का दिस टाइम का, जो 6 जनवरी को हुआ है, तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा वो टेलीग्राम चैनल पे। वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर यू। सो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल एलीट। पॉलिटिकल एलीट जो है वो कौन लोग होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल एलीट कौन होंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबॉल्टन्स एंड द मार्जिनलाइज्ड लीडर। सबॉल्टन कौन होते हैं, सबॉल्टन होते हैं वो लोग जो कि मार्जिन्स पे होते हैं, ठीक है। सबॉल्टन कौन लोग होते हैं, जो मार्जिन्स पे होते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है। एंड मार्जिनलाइज लीडर्स नहीं, पॉलिटिकल एलीट कभी भी ये नहीं होंगे। रूलर्स एंड दी सब्जेक्ट्स, क्या मैं कह सकती हूँ कि पॉलिटिकल एलीट वो लोग हैं जो कि रूल करते हैं एंड जो कि सिटीजन्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं। थर्ड है लीडर एंड दी फॉलोअर्स। लीडर एंड दी फॉलोअर कि एक उनका गुरु है और बाकी सारे शिष्य बन के घूम रहे हैं, क्या उसको मैं पॉलिटिकल एलीट कहूँगी, नहीं कहूँगी। पॉलिटिकल एलीट वो लोग होते हैं जो नंबर उनका कम होता है एंड दे हैव अ ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब एक उनका पूरा ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एंड एरिस्टोक्रेट होते हैं नेचर में, इनको हम पॉलिटिकल एलीट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का होता है आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इनिशियल स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोग, तो इस क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने यूट्यूब सीरीज़ जो है MCQs के, मैंने उसमें ये पोस्ट किया था। तो इसका आंसर है ग्राहम बालास। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, क्रोनोलॉजी हमें यहाँ पे देखनी है। इसमें देखो हमें कौन कौन सी पार्टी दी हुई है, जस्टिस पार्टी दी हुई है, जस्टिस पार्टी है, हिंदू महासभा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शिरोमणि अकाली दल है। सबसे पहले याद रखो कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो रिसेंट होगी, वो 70s और 80s की फॉर्म्ड पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। एंड उसी के साथ हम क्या देखते हैं, जो जस्टिस पार्टी वो किसने बनाई थी, पेरियार ने बनाई थी, ठीक है। तो पेरियार का अगर मैं देखूं तो शिरोमणि अकाली दल लास्ट में आ रहा है, तो इसमें मुझे क्या मानना पड़ेगा कि शिरोमणि अकाली दल को जो है लास्ट में होना चाहिए। तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो आपका सॉरी शिरोमणि अकाली दल जो है वो 1920 की बनी हुई है आपकी पार्टी, ठीक है। एंड हिंदू महासभा का मैं डेट बता देती हूँ आपको। हिंदू महासभा का जो डेट है वो है 1915 का, ठीक है। एंड जस्टिस पार्टी का अगर मैं डेट देखूँ तो ये भी जो है आपका 1916 का फॉर्म है। तो पहले हिंदू महासभा आएगा, हिंदू महासभा के बाद आएगा आपका जस्टिस पार्टी। तो मेरे पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे जस्टिस पार्टी पहले है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हिंदू महासभा है 1915 की एंड जस्टिस पार्टी 1916 की। तो पहले हिंदू महासभा आएगा, देन जस्टिस पार्टी आएगा। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो मुझे कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा है। तो ये याद रखो आप, हिंदू महासभा का जो डेट है, मैं डेट्स यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। जस्टिस पार्टी की जो डेट है वो है आपका 1916, ओके। फिर शिरोमणि अकाली दल जो है आपका वो है 1920 एंड हिंदू महासभा जो है उसकी डेट है 1915, ठीक है। तो ये डेट्स याद कर लो। क्वेश्चन के ऑप्शंस जो इनकरेक्ट हैं पेपर में दिए हुए, मे बी ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया होगा। जो मेरे पास PDF था उसमें ये ऑप्शन है, इससे मैंने आपको यही सेम कॉपी पेस्ट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो अगर इसको सीक्वेंस में लगाना होगा तो मैं सबसे पहले हिंदू महासभा लूँगी, ठीक है। तो थर्ड में हिंदू महासभा, देन जस्टिस पार्टी आएगा। तो उसके बाद मैं लूँगी शिरोमणि अकाली दल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे लास्ट में रखूँगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं लास्ट में रख दूँगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 32 की थी, जो कश्मीर से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं एंड आर्टिकल्स के साथ आपको दिया हुआ है कि जो बेसिकली उनका आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है।
अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पहला है कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 158 है। डिसमिसल ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 156 है। आर्टिकल 207 दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपको एक आर्टिकल 171 दिया हुआ है। अगर इनको आप देखोगे, आप अगर नहीं याद है आपको आर्टिकल 207 क्या कहता है, क्योंकि देखो पावर ऑफ द गवर्नर टू रिकमेंड मनी बिल, आर्टिकल 207 जो है वो क्या कहता है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आर्टिकल 207 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इट आउटलाइंस द गवर्नर्स रोल इन रिकमेंडिंग द फाइनेंशियल बिल, restricts their introduction in legislative councils, and clarifies that certain provisions like imposing fines or fees don't automatically classify a bill as a financial bill। तो कहीं भी आर्टिकल नंबर जो 207 है, कहीं भी उसमें जो है वो मनी बिल का जिक्र नहीं किया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, उसमें ऑप्शन नंबर स्ट्रेट जो है वो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि इट इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। आर्टिकल 207 ये नहीं कहता है। बाकी आर्टिकल्स को भी मैं बता देती हूँ। आर्टिकल आपका जो है 158 जो है वो डील करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ वो आउटलाइन करता है गवर्नर के ऑफिस को। 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, ये जो 158 है वो कंडीशन ऑफ गवर्नर की एलिजिबिलिटी बताता है, जहाँ पे गवर्नर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट का। तो बेसिकली आर्टिकल 158 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 156 जो है आपका वो क्या बात करता है, वो बात करता है आपके डिसमिसल। मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ आपको। आर्टिकल 156 बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करेगा टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एंड ये भी बोलता है वो कि इट स्टेट्स दैट द गवर्नर तब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक कि उसका डिसमिसल जो है वो प्रेसिडेंट नहीं कर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 171 पे। जब हम आर्टिकल 171 को देखते हैं तो आर्टिकल 171 जो है वो कहीं ना कहीं ये डील करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशंस होते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, उससे डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्ट्रेट आंसर 207 हो जाता है। मनी बिल का किसी को आर्टिकल याद है? मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होगा? मनी बिल का आर्टिकल स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया भी है मैंने। आर्टिकल नंबर 110, तो इसको याद रखो, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो सुनो। द ओनली मोड ऑफ इनिशिएटिंग अ प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट इज टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। सही बात है कि अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, अमेंडमेंट आपको करना है, तो उसको एक बिल के फॉर्म में किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ला सकते हो। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, तो ट्रू पे तुम रहो पहले। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द पैसेज मतलब कि बिल को अगर पास करना है, द डेडलॉक में बी रिजॉल्व बाय जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर 3। तो फिफ्थ क्वेश्चन का होता है ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखो इसमें सबसे इजी जो होगा वो होगा तुम्हारा 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट किसी को भी याद आ रहा हो, 61st अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया है वो हमेशा याद रखो कि वो है लोअरिंग ऑफ द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18 कर दी गई थी। तो बी के 3 से मैं इसको क्रैक करने का कोशिश करूंगी। जब मैं बी के 3 में जाऊंगी तो बी के 3 में देखो, बी का 3 में यहाँ मैं क्रैक कर लूंगी। अब मैं बाकी को भी बाकी को भी मैं मैच कर लेती हूँ। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बताता है। बी क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शन है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो है वोटिंग एज को कम कर दी गई है। जो सी है, सी क्या बात कर रहा है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। 1 सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। एंड डी जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट से डील करता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट री जनरल इलेक्शन इंडिया प्रोड्यूस्ड अ वन पार्टी डोमिनेंस विच मॉडल विच इज डिफर्ड फ्रॉम वन पार्टी सिस्टम। सही बात है कि वन पार्टी सिस्टम से डिफरेंट है वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है पर जीत हमेशा कांग्रेस रहा है, इसलिए उसको रजनी कोठारी जो है वन पार्टी डोमिनेंस बताती हैं। रीज़न क्या दे रहे हैं, क्योंकि 1967 तक द कांग्रेस पार्टी हैड एन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंटल पावर बोथ एट द सेंटर एंड ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन कहे गए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होता है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, आते हैं 8th पे, क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें मुझे बहुत सारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा दिए हुए हैं। ठीक है, अब स्पीकर ऑफ लोकसभा को मुझे इनका सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का मेरे को सीक्वेंस लगाना है अभी तक का। तो दिमाग लगाऊंगी मैं क्या कि मैंने इनमें से अगर किसी का भी नाम नहीं सुना है तो मैंने एन संजीव रेड्डी का नाम सुना है। ठीक है, एन संजीव रेड्डी का नाम सुना है मैंने। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं सीधा इसमें एक आइडिया मैं ये लगा सकती हूँ कि अगर मुझे लोकसभा के स्पीकर्स के बारे में मुझे जानना है तो इसमें सबसे पहले मैं एन संजीव रेड्डी को जो है मैं आगे रखूँगी। तो थर्ड वाले में देखो आगे कौन सा है, देखो थर्ड एंड फोर्थ में स्टार्ट ही थर्ड से हो रहा है, सेकंड वाले में सेकंड ऑप्शन है तो 2 डॉक्टर गुड़ियाल सिंह ढिल्लन। ओके, अगर आप में से किसी ने नाम नहीं भी सुना है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले जो स्पीकर रहे थे लोकसभा के वो थे जीवी मावलंकर, 52 से 56 उनका टाइम पीरियड रहा है। 56 से 57 जो है वो आपके रहे हैं M.A. अयंगर। फिर उसके बाद सरदार हुकाम सिंह आए थे 62 से 67 में। एज आई वो सेइंग एन संजीव रेड्डी जो है 67 से लेके 69 तक थे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड से स्टार्ट करूँगी मैं। जब मैं थर्ड से स्टार्ट करूँगी तो मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है एलिमिनेट कर दूंगी मैं। अब आते हैं उसके बाद थर्ड ऑप्शन में, या तो मैं चलूँगी ऑप्शन नंबर 2 के साथ या तो मैं चलूँगी ऑप्शन नंबर 3 के साथ। थोड़ा सा भी याद है तो गुड़ियाल सिंह ढिल्लन जो है वो कहीं ना कहीं एन संजीव रेड्डी के टाइम पीरियड के रहे हैं, तो 3 के बाद 2 आएगा। गुड़ियाल सिंह ढिल्लन जिनका टाइम पीरियड रहा था 69 से 71। उसी के बाद आते हैं बलीराम भगत जो कि उनका टाइम पीरियड रहा था 76 से 77 तक। एंड फिर से हम देखते हैं एन संजीव रेड्डी का जो है टाइम पीरियड रहता है 77 से, हेगड़े आते हैं 77 से 80 तक। एंड लास्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बलराम झक्कर 1985 में आते हैं। तो आर ऑप्शन वुड बी 3rd 3 2 4 1, तो ऑप्शन नंबर 3। तो देखो एक ना आइडिया आप ये रख सकते हो कि जब भी पेपर के लिए जाओ इसमें तो बेसिक सी चीज़ देखो कि अभी तक के कितने स्पीकर्स रह चुके हैं लोकसभा के, या फिर CGIs कौन कौन रह चुके हैं, कौन सा जजमेंट के CGI के अंडर है। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो नेट का PYQs का बहुत फेवरेट रहा है। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल कहता है। तो तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगी कि ये सब एटलीस्ट पढ़ के जाओ। ओके, ये सब पढ़ के जाओ कि सो दैट आप जो है कहीं पे अटको नहीं, ओ माय गॉड ये क्या आ गया। 9th क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नेंस वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाई द OECD while laying down the conditions for receiving economic assistance। इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए उसने कौन सा ऐसा कंडीशन जो है वो ले नहीं किया था इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए OECD ने फॉर द गवर्नेंस कॉम्पोनेंट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटाइजेशन। OECD पहले क्या है वो समझो। OECD अगर किसी को याद आ रहा है क्या है होगा, OECD किसी को याद है OECD क्या है? तो OECD का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसी के साथ OECD का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, की कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस। OECD का कंपोनेंट पूछ रहा है यहाँ पे गवर्नेंस का। ठीक है, तो OECD के जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नेंस है उसमें हम क्या देखते हैं, 1 सेकेंड, हाँ उसमें हम क्या देख रहे हैं कि OECD जो है गवर्नेंस का जो उनका काम है वो इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नमेंट, मल्टी लेवल गवर्नेंस। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो उनका नहीं होगा, तो उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को। ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को यहाँ पे इंक्लूड कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का होता है ऑप्शन नंबर 1।
साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स किसने दिया था पहले ये बताओ, और साइबरनेटिक्स कौन देगा, साइबरनेटिक्स किसने कॉइन किया, साइबरनेटिक्स का किसी को याद है? साइबरनेटिक्स जो है वो नॉर्बर्ट वीनर ने देते हैं। एंड साइबरनेटिक्स का मतलब है कि जहाँ पे आप कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन जो मशीन्स में चला रहे हो उसके बारे में बात की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कमिटी, कमीशन एंड रिपोर्ट्स। मास्टरमैन कमेटी है आपके पास, देन है ब्राउनलो कमेटी है, ग्लैडस्टोन कमेटी है, ठीक है। तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। मास्टरमैन कमेटी जो है, तो देखो मास्टरमैन कमेटी क्या है कि इट वाज ऑन द मास्टरमैन कमेटी का मैं बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मास्टरमैन कमेटी जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट की रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में ये लिखती है। एंड ये मास्टरमैन कमेटी जो है वो 1948 में आई थी, ठीक है। तो मास्टरमैन कमेटी जो है 1948 की है आपकी। दूसरा आते हैं ब्राउनलो कमेटी पे। अब आपका जो ये ब्राउनलो कमेटी है, ब्राउनलो कमेटी जो है ये आपका 37 में आता है। तो मान के चलो ब्राउनलो पहले होगा, मास्टरमैन बाद में होगा, ठीक है। तो ब्राउनलो पहले, मास्टरमैन बाद में, कहाँ पे देखो ब्राउनलो पहले मास्टरमैन बाद में, ब्राउनलो पहले, देखो ऑप्शन नंबर 2, बस इसी से मेरा क्रैक हो जाएगा। तो 1937 में आता है ब्राउनलो, मास्टरमैन आता है ओ सॉरी, हाँ 1932 में आता है ब्राउनलो, मास्टरमैन आता है 40s में। अब यहाँ पे बाकी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट इज रिट्रीटिंग इन द फेस ऑफ द सुपीरियर पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे इतना जो कठोर है वो कौन देगा? यहाँ पे देखो एक नाम है, ठीक है, एक बार इसको याद कर लो, आपके लिए हमेशा रहेगा। फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। Who among the following declared that the state is retreating in the face of the superior power of globalization? इसका जो आंसर होगा आपका होगा, एक बार याद कर लो इसको, सूजन स्ट्रेंज है इसका आंसर, ठीक है। कौन है इसका आंसर? सूजन स्ट्रेंज है। अब आता है कमिटी ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड लिस्ट 2 में है इशू रिलेटेड टू दी कमिटी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको नहीं आइडिया है तो इसमें तो हाँ मैं भी मानती हूँ यूनाइटेड नेशन का टॉपिक जो है हमेशा उससे जो है क्वेश्चंस आपके जो हैं आते ही आते हैं, ठीक है। एंड ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा पेपर से पहले। तो इसमें जो है मैं आपको अभी तो इसका आंसर बता देती हूँ डायरेक्टली। कमिटी जो बनी थी, ठीक है, फर्स्ट कमिटी जो है वो डील करती है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी से। तो ए का टू यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, दिस ओ सॉरी दिस वन सेकेंड, हाँ ए का 2 मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसको मैच कर लीजिए एंड इस पर मैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जिसमें हम लोग ये डील करेंगे। ए का 2 अगर मैच कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 होता है, ए का 1 होता है। फर्स्ट कमिटी है 1 सेकेंड सॉरी ए का 2, हाँ दिस वन ओनली, ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ए का 2 फर्स्ट कमिटी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। बी है सेकंड कमिटी का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। थर्ड कमिटी जो है वो डील करता है आपका सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कोड से। एंड आपका जो आपका जो फोर्थ कमिटी है वो डील करेगा आपका स्पेशल पॉलिटिकल डिकोलोनाइजेशन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर सिग्निफाइड अ शिफ्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। ना यार कौन कहेगा ये गलत है, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो बाईपोलर हो गया था वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखते हैं आइडियोलॉजिकली भी लोग जो है कैपिटलिज्म में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज पोजिंग अ थ्रेट टू सिक्योरिटी। आई डोंट थिंक सो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो पोज कर रहा था थ्रेट टू सिक्योरिटी। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म तो बहुत बाद में आया था, कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस्लामिक ग्रुप्स जो हैं वो 90s के बाद में आते हैं। तो उस चीज़ को मैं थ्रेट टू सिक्योरिटी मानूंगी, बट इट वाज नॉट द ओनली बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, बिकॉज द सिचुएशंस वर सच दैट बिकॉज अमेरिका was becoming the hegemon. So yes, you can say that both are the statements are true and R is the correct explanation of the A. क्योंकि से बट इसको अगर आप करोगे तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर के कारण ये रिजल्ट तो नहीं हुआ है। अगर मैं इसको देखूं तो
तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका 14 का होगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ओके, पूर्ण स्वराज की बात की गई है 1930 होगा, सिविल डिसोबीडियंस 1932 होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 42 होगा, नेहरू कमेटी रिपोर्ट होगा 1928 होगा। ठीक है, तो इसका जो है अरेंज द फॉलोइंग इन, मैं इसका लगता है शायद मैं लिखना भूल गई हूँ ऑप्शंस, तो आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, 42 का क्विट इंडिया है, सिविल डिसोबीडियंस 32 का है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 का है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1930 का है, तो इसको सीक्वेंस में लगा लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल legislature? Which one of the following state does not have a bicameral legislature? अब मैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में मौजूद है। देखो, एक है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड यूपी। ठीक है, ये स्टेट्स तो याद कर लो। तो इसमें सबसे ऑड वन आउट जो है वो है केरला, तो केरला वुड बी दी आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला केस तो मैंने कितनी बार तुम लोगों को करवाया है यार, काकोरी केस, नासिक केस, बनारस केस। इसमें मैं तुम्हें अगर तुम्हें सबसे पहले चूज़ करना हो तो मैं बोलूँगी तुम नासिक केस को सावरकर से करो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये पढ़ा है कि नासिक केस जो है कहीं ना कहीं सावरकर से रिलेटेड है, एंड अलीपुर बॉम्ब केस जो है वो औरोबिंदो से रिलेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक क्या करूँगी, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, यस, तो नासिक केस जो है सावरकर से होगा। ए का 4 मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, तो मेरा हो जाता है क्रैक। बाकी देख लो, काकोरी कांड जो है कहीं ना कहीं वो होगा आपका रिलेटेड, सी होगा आपका कहीं ना कहीं राम प्रसाद बिस्मिल से रिलेटेड होगा। लाहौर केस जो है वो आपका 1 सेकेंड, ए का 3, ए का 4, हाँ यहाँ पे बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो गया। बनारस केस भगत सिंह हो गया, सी का 2 हो गया। काकोरी केस राम प्रसाद बिस्मिल, एंड द लाहौर केस द सचिद्रानंद सान्याल। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। हु इज द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिज़ाइन फॉर चेंज? इसमें ऑप्शंस देखो पहले, जैसे कि हैं बलवीर अरोड़ा, केसी वेरे, रशीदुद्दीन खान, रोनाल्ड वॉट्स। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, कहीं और अगर आपको ये थिंकर्स या फिर ये बुक टकरा जाए तो इसका आंसर आपको पता हो। इस 18th क्वेश्चन का आंसर है रशीदुद्दीन खान। 19th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड पायनियरिंग इन द एरिया ऑफ सबॉल्टन स्टडीज़? सबॉल्टन स्टडीज़ का यहाँ पे थिंकर कौन कौन है? रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा, रजनी कोठारी एंड जेम्स मैनर। सबॉल्टन थिंकर्स कौन कौन होंगे पहले तो ये बताओ, सबॉल्टन थिंकर्स कौन कौन है यहाँ पे? सबॉल्टन थिंकर्स सोचो कौन कौन है यहाँ पे? सबॉल्टन थिंकर में सबसे बड़ा नाम आता है रंजीत गुहा एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का। एंड मेरे पास जब यहाँ पे रंजीत गुहा है तो मैं क्यों इधर उधर दिमाग खराब करूँ। रजनी कोठारी जो है वो कांग्रेस, वन पार्टी कांग्रेस के लिए कहती है, वन पार्टी सिस्टम कहती है, ठीक है, उसी के साथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अपनाती है। जेम्स मैनर जो है कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट के आइडिया पे पूरा इंडिया पे बात करते हैं, ठीक है। रामचंद्र गुहा का अलग पूरा है, रंजीत गुहा यहाँ पे आंसर है सबॉल्टन स्टडीज़ का। उसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि रंजीत गुहा के साथ जो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक जो है उनको भी याद करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पे देखो सिंपल याद करो, गलिक और साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन। तो गलिक, साइमन, स्मिथबर्ग, तो जहाँ पे गलिक होगा वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड साइमन ज़रूर होगा, एंड जहाँ पे गलिक, साइमन और स्मिथबर्ग है वहाँ पे फेयोल का कोई काम नहीं, क्योंकि फेयोल जो है वो इंटेग्रल का कहीं ना कहीं थिंकर है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर होता है डी, क्योंकि हेनरी फेयोल इज द थिंकर ऑफ
इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 20th का जो बाकी ऑप्शंस है मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 थिंकर्स याद करना है आपको, साइमन, स्मिथबर्ग, गलिक, एंड उसी के साथ एक और नाम याद कर लो आप, थॉमसन। ठीक है, सो वीडियो आज की मैं करती हूँ एंड। वीडियो आज मैंने आप लोगों के लगे एंड 20 क्वेश्चंस की लाई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, उसी के साथ साथ कमेंट करिएगा मेरे चैनल पे, एंड डू शेयर ऑल माय वीडियोस। एंड अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी 2025 जनवरी का पेपर आप लोगों के पास अगर है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आई विल बी श्योरली डिस्कसिंग दैट पेपर टू। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल।